एग्जाम्स के बाद की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। बीटेक का थर्ड ईयर भी नहीं कमाल का गुजरा। अब हम बहुत दिनों से सोच ही रहे थे कि ट्रिप पे जाना है। प्लान भी हम 4 दोस्तों ने बहुत पहले से बना रखा था। दीप्शी मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो कॉलेज के पहले दिन से ही मुझसे जुड़ी हुई है। ऊपर से बेहद मासूम दिखती है, पर अंदर से मुझे ही पता है कि क्या क्या बातें सोचती है। हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट कीपर्स भी हैं। कोई भी बात मन में चल रही होती है, बेझिझक एक दूसरे से बांट सकते हैं। वो दर्पण को बहुत ज्यादा पसंद करती है, अपने ग्रुप का तीसरा मेंबर, और 2 साल से उसने उसे क्रश ही बना रखा है। कहती है दोस्ती ना टूट जाए बोलकर। वैसे मैं भी तो दीप्शी से अलग नहीं हूँ, मैं भी कहाँ प्रज्ञा से कुछ बोल पाता हूँ। हम चारों साथ रह के ना बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो बीच में कहाँ मैं प्यार की बातें लाता फिरूं। क्लास में भी हम चारों साथ ही बैठते हैं, पर पढ़ाई में केवल दीप्शी नहीं झंडे गाड़े हुए हैं। सारे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स पता नहीं टाइम से कैसे कंप्लीट कर लेती है, पर उसी की वजह से हम भी टीचर्स की नजरों में आ गए हुए हैं। हमने भी ट्रिप पे जाने का बहुत पहले से डिसाइड किया हुआ था। रोज कॉलेज जा जाके थक चुके थे, तो ये ब्रेक लेना भी जरूरी ही था। मसूरी का प्लान बनाया और दर्पण की गाड़ी से हम रवाना हो गए। ड्राइव करना सिर्फ उसे ही आता था, बाकी हम तो बस गाने चेंज करने में लगे थे। पीछे प्रज्ञा थोड़ी शांत सी बैठी हुई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसी के पसंद के गाने बज रहे थे और उस पे वो अपने होठ भी हिला रही थी। मैं चोरी चोरी उसको एक टक देखता, लेकिन उससे मेरा मन भर ही नहीं रहा था। उसे रोज देखता हूँ मैं, पर ऐसे चोरी चोरी देखने का ना मजा ही कुछ अलग था। पीछे से दीप्शी बार बार मेरे कानों में उसका नाम लेके चढ़ा रही थी, और जब भी वो ऐसा करती तब मैं दर्पण को कहता, ओए दीप्शी तुझसे कुछ कहना चाह रही थी। और दर्पण का नाम सुनते ही उसके हाव भाव बदल जाते थे। 2 एक तरफा कहानियां एक साथ चल रही है, पर उससे सभी अनजान थे। हम बातें करते करते, यादें बुनते बुनते सफर का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। हवा भी काफी तेज चल रही थी, और उस हवा के संग मानो हम भी बहे जा रहे थे। दोस्तों के साथ घूमने जाने का मजा ही कुछ अलग होता है ना। सारी दुनिया परेशानियों को पीछे छोड़कर ये ब्रेक लेना भी कितना जरूरी होता है ना। अभी दिमाग बिल्कुल खाली था और चेहरे पे असली वाली मुस्कुराहट थी। कल क्या हुआ था, आगे क्या होगा, अभी किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं थी। ये 3-4 दिनों का वक्त सिर्फ हमारा होने वाला है। सुबह उठते ही मुझे प्रज्ञा का चेहरा दिखेगा। सब कुछ एक ख्वाब सा होने वाला है। कुछ घंटों के बाद जहाँ पहुंचना था हमें, हम पहुंच गए। क्वीन ऑफ हिल्स, मसूरी। ये पहाड़ तो मानो सीधा जाके सूरज को ही छू रहे थे। हल्की हल्की सी ठंडी हवा, बिल्कुल साफ नीला सा आसमां, खुशनुमा सा मौसम था। एक खुलापन सा था यहाँ। टेढ़े मेढ़े से रास्ते जिन पे घूमते घूमते हम आए थे। मैं कवि होता ना तो यहाँ बैठकर पूरी किताब लिख सकता था। हम में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। अभी फिलहाल इन पहाड़ों को ही देख रहे थे। नोएडा से यहाँ तक 6-7 घंटे के ट्रैवल से हमें थक जाना चाहिए था ना, पर एक्साइटमेंट के मारे हम थके ही नहीं थे। हम काफी ऊंचाई पे थे, और उससे भी ऊंचे पहाड़ हमारा भी इंतजार कर रहे थे। हमने आगे बढ़ना शुरू किया। खुशी की बात और ये थी कि दीप्शी और दर्पण और मैं और प्रज्ञा हाथ पकड़ के साथ चल रहे थे। प्रज्ञा को मैं पिछले 1 साल से जानता हूँ, जब बैच सफल हुए थे और वो हमारे बैच में आई थी। दर्पण और दीप्शी के वो काफी क्लोज है। मेरी तो उससे पहले ज्यादा बात भी नहीं होती थी, लेकिन एक दिन ट्रूथ एंड डेयर खेलते टाइम उसे एक डेयर मिला कि क्लास में जो उसे सबसे अच्छा लड़का लगता है ना, उसे हक करके आना है। एंड गेस व्हाट, उसने मुझे हक किया पूरी क्लास के सामने, और तब से ही हम क्लोज भी हो गए। और मैंने भी सोच लिया कि अब तो रोज कॉलेज आना है। अपने ग्रुप में सबसे कूल तो वैसे दर्पण है। उसकी पर्सनालिटी उसके नाम से मैच नहीं करती। नाम तो सही में थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है, पर किसी चीज की कभी कोई टेंशन ही नहीं लेता। एग्जाम में फेल भी हो जाए तो हंसते रहता है, और हमेशा पता नहीं हर लुक में अच्छा कैसे दिख सकता है वो। बिना नहाए भी आए तो पूरे दिन फ्रेश लगता है। कभी कभी मुझे जलन होती है उससे। आज भी प्रज्ञा ने उसकी तारीफ करी पहले मुझसे, और दीप्शी को तो उसने पहली नजर से ही दीवाना बना रखा है। उसकी तो एक पल भी नजर नहीं हटती है उससे। हम थोड़ी दूर चले तो एक बहुत अच्छा सा व्यू सामने नजर आ रहा था। हमने रुककर बड़ी सारी फोटोज ली, और क्या बताऊं तब वहाँ कितना मजा आ रहा था। हम होटल गए और पहले 2 रूम्स बुक कर लिए। सामान कमरे में रखा, थोड़ा फ्रेश होकर फिर बाहर चल दिए। अब भूख लगना शुरू हो चुकी थी तो खाना भी भरपेट खाया। मैं प्रज्ञा के साथ ही बैठा था, पर उससे ज्यादा बात मैं कर नहीं पाया। सफर की थकान अब हमारी आंखों में दिखने लगी थी। हम वापस होटल पहुंचे, एक रूम में बैठे और ठंड भी बढ़ने लगी थी। स्पीकर में गाने बज रहे थे, और हम सब भी कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। हमने लूडो खेला, ऊनो खेला। नींद आ रही थी, पर हम लोग पता नहीं सो ही नहीं रहे थे। हंस रहे थे, गा रहे थे पागलों की तरह। फिर मैं और दर्पण दूसरे रूम में चल दिए। जब लेट होने लगा, बीच रात में फिर मेरी नींद खुली। 1 बज रहे थे। उसके बाद सोने की कोशिश करी तो ये 2-3 मच्छर सोने ही नहीं दे रहे थे। अब नींद टूटी गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा बालकनी में जाकर रात का नजारा ही देख लिया जाए। मैं निकला बाहर तो मैंने देखा प्रज्ञा भी वहीं बैठी हुई है, उदास सी।
एक सोच में डूबी हुई कुछ अंदर ही अंदर बोलती जाए। वो इतनी खोई हुई थी कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैं भी वहां मौजूद हूँ। फिर मैंने ही सामने से पूछा, ओए प्रज्ञा, मेरी तरह तुझे भी नींद नहीं आ रही है क्या? यह ऐसे क्यों बैठी है तू? और मेरी आवाज सुनते ही वो रो पड़ी, मानो कब से इस इंतजार में हो कि कोई आके बस हाल पूछ ले उससे। मैं उसके पास गया और बोला, अरे रो क्यों रही है? अभी तक तो सब ठीक ही था ना वैसे? उसने रोते रोते ही कहा कि यार मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। आज उनका बर्थडे है और कितना अजीब है ना, वो मेरे साथ ही नहीं है। अब तो 4 साल हो गए उन्हें दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी उनकी उतनी ही याद आती है। बहुत प्यार करते थे मुझसे। मैं कोशिश करती हूँ खुद को संभालने की, पर कभी कभी बहुत ज्यादा याद आने लग जाती है। उसने फोन खोला और कुछ पुरानी फोटोज दिखाने लगी। उन्हें देख देख कर रोते हुए भी वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगी। वो हर पुरानी याद मुझे ऐसे बता रही थी जैसे उन्हें जी रही हो अभी। मैं उसकी बातों को इतनी प्यार से सुन रहा था और उसे रोता देख मेरी भी आंखें भरने लगी। फिर हमने बहुत सी बातें की। वो बातें गहरी से गहरी होती गई। हम सवालों से जवाबों से घिरे हुए थे। मेरी प्रज्ञा के साथ ये आज तक की लॉन्गेस्ट कन्वर्सेशन थी। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं भी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ, दूसरों को कंसोल कर सकता हूँ, दूसरों को मोटिवेट भी कर सकता हूँ। हम आसमान के नीचे बैठे सितारों को देख रहे थे। अचानक ही बीच बात में उसने पूछा मुझसे, हम हक कर सकते हैं क्या? मैंने उसकी तरफ देखा और थोड़ी देर तक देखता रहा। फिर बिना कुछ कहे मैंने हाथ आगे किया और उसके गले से लग गया। मैं समझ रहा था उसकी कंडीशन, उसे जरूरत थी एक साथ की। चांद भी आज थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा था। एक अलग बात थी इस रात की। मुझे एक ही पल में बहुत कुछ महसूस हुआ। एक झटके में ही मैं उससे इतना कैसे क्लोज हुआ। टाइम देखा घड़ी में तो 3:30 बज चुके थे। हम दोनों मुस्कुराए एक दूसरे को देख के फिर सोने को चल दिए। मैं बिस्तर पे पड़े पड़े सोऊं कैसे? ये गुजरा मोमेंट आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। इतना अच्छा सा लग रहा था ना सब सोचकर। उससे गले मिलना मुझे बार बार याद आ रहा था। फिर यादों में ही पता नहीं चला कि कब आंखें भी लग गई। दर्पण नहा धो के मुझे जगाने आया, बोला उठ जा, सुबह हो गई। आज केम्प्टी फॉल्स और गन हिल को हमने एक्सप्लोर किया। सुकून का पर्याय क्या होता है ये आज हमने महसूस किया। सुबह से प्रज्ञा से भी मेरी ज्यादा बात नहीं हुई। वो दर्पण के साथ ही थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व थी। और मुझे भी कल रात की बात दीप्शी को बतानी थी। मैं किसी से कुछ ना कहूँ पर उससे नहीं छुपा सकता कुछ भी। वो मुझे A to Z पूरा जानती है। वो मेरी हंसी के पीछे का कारण भी पहचान लेती है। ऐसी दोस्ती इससे पहले मेरी किसी से नहीं हुई। मैं अभी भी सोचता हूँ कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई। मैंने दीप्शी को कल रात का पूरा सीन बताया, कैसे प्रज्ञा से मेरी घंटों बातें हुई और एंड में उसे गले भी लगाया। दर्पण और प्रज्ञा दूसरी साइड तब से 1000 फोटोज ले चुके होंगे और मैं और दीप्शी यहाँ कब से बातों में ही लगे थे। उसने हंसते हुए मुझसे कहा, वाह यार, काश मेरा और दर्पण का भी ऐसा मोमेंट बनता। इतनी शांति कि तुम्हें तो एक दूसरे की सांस तक की आवाज आ रही होगी। सब कितना रोमांटिक लग रहा होगा ना। पर तुझे नहीं लगता कि तुझे प्रज्ञा को एक इशारा दे देना चाहिए था? मतलब दिल की बात रख देनी चाहिए थी सामने। ऐसे मोमेंट बार बार थोड़ी ना आएंगे। वो वल्नरेबल टाइम था, तीर लग भी सकता था निशाने। इतने दिनों से वेट कर रहा है ना, तेरे दिल की बात उसको मालूम होनी चाहिए। मैं तो फट्टू हूँ, मेरी दर्पण को देखते ही हालत खराब हो जाती है। पर आभाष, तुझे तो एटलीस्ट बोल देना चाहिए। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं होती, सब कह देने से कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अपना इतना अच्छा चारों का ग्रुप है पूरा, मेरी वजह से कोई आंच ना आ जाए। पर एक काम कर सकते हैं, मैं एक शर्त पे प्रज्ञा को सब कुछ बता दूंगा। और शर्त ये है कि पहले तुझे दर्पण को कन्फेस करना पड़ेगा। तू दर्पण को अपने दिल की बात बता देगी ना, तो मैं भी बेझिझक प्रज्ञा के सामने दिल रख दूंगा। वो सोच में पड़ गई, मुझसे झगड़ने भी लगी। कहने लगी ये नहीं हो पाएगा। फिर बहुत विचार करने के बाद उसने हिम्मत करके बोला, चल ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, पर यहाँ से जाने के बाद ही सोचेंगे, क्योंकि ट्रिप का माहौल खराब नहीं कर सकते। अब भूख भी लगने लगी थी तो मैंने ही पूछा कि चल थोड़ा कुछ खाने चलें। हमने दर्पण और प्रज्ञा को आवाज देकर बुलाया, जो हाथों में हाथ डाल के हर तरफ घूमे जा रहे थे। हम खाना खाने के लिए बैठे और साथ में आगे क्या करना है उसका भी सोचे जा रहे थे। मेरे साइड में दर्पण बैठा था और अभी जो उसने फोटोज खींची थी वो मुझे एक एक करके दिखा रहा था। ओए, प्रज्ञा कितनी क्यूट लगती है ना, देखिए फोटो कितनी अच्छी आई है। सिर्फ प्रज्ञा के तारीफों के पुल बांधे जा रहा था। फिर दूसरी तरफ से दीप्शी ने भी हमें ज्वाइन किया और वो भी फोटोज देखने लगी। फिर वहां से हम खाना खाकर निकले। जब शाम होने लगी हम रूम पे पहुंचे, बैठे थोड़ा, लेकिन मुझे अब नींद आने लगी थी
और आए भी क्यों ना, पिछली रात जो नींद पूरी नहीं हुई थी। पर ये दर्पण को आज पता नहीं क्या हो गया था, उल्टे सीधे सवाल पूछ पूछ के उसने दिमाग खराब कर रखा था। मैंने उसकी बातों पे ध्यान भी नहीं दिया और बस हाँ हाँ करके उसका जवाब देता गया। कल हमारा आखिरी दिन होगा मसूरी में। मैं भी कल के बारे में सोचते सोचते बस सो गया। इस आखिरी दिन हमने फिर और नई जगहों पे कदम रखे। दर्पण और प्रज्ञा को तो फोटोज लेने से ही फुर्सत नहीं रहती थी। मुझे तो फोटोज का ज्यादा शौक ही नहीं है, क्या करें, मेरी पिक्स अच्छी आती ही नहीं है। फोटो के मामले में मैं चैंडलर जैसा ही हूँ। कैमरा खुलते ही मेरे चेहरे को पता नहीं क्या हो जाता है, और लोग तो पता नहीं इतने पोजेस कैसे दे देते हैं, मुझे तो ढंग से हंसना भी नहीं आता है। मैं और दीप्ति चाय लेने के लिए एक दुकान पे खड़े थे। वहीं दर्पण और प्रज्ञा पहाड़ के किनारे पे बैठकर हमारा इंतजार कर रहे थे। खुला आसमान, ठंडी हवा, हसीन नजारा और दोस्तों के साथ एक गर्म चाय, इससे बेहतर कुछ हो सकता है। पर इस दुकान पे इतनी भीड़ थी ना कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था हमारा नंबर आने में। तो बस उस मोमेंट का वेट करना ही एक ऑप्शन बचता है। मैं और दीप्ति भी पागलों की तरह तब इस बात पे लड़ रहे थे कि मेरी और प्रज्ञा की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी या उसकी और दर्पण की। वहाँ वो दोनों बैठे हमारा कब से वेट कर रहे होंगे, पर उस बात की अब हमें कोई फिक्र ही नहीं। फिर बहुत देर के बाद हम दोनों चाय लेकर उनके पास पहुंचे। सिर्फ प्रज्ञा अकेली वहाँ बैठी हुई थी, शांत, कुछ सोचती हुई। हम गए उसके पास और हमने पूछा, दर्पण कहाँ है? उसने कुछ देर बाद जवाब दिया कि वो तुम्हें देखने गया था कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो रही थी। मैंने दर्पण को फोन करके बुला लिया और प्रज्ञा से पूछा, क्या हुआ, तू इतनी चुप चुप क्यों है? वहां से फिर दीप्ति ने भी कहा, हाँ यार, जब हम गए थे तब तो खिली हुई सी थी, फिर ऐसी गुमसुम सी क्यों है? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस जो दर्पण से भी मेरी बात हुई बस उसे दोहरा रही थी। उसने शर्माते हुए हमारी तरफ देखा और कहा, दर्पण ने मुझे प्रपोज किया है और तुम्हारे सामने अब मैं क्या बोलूं वो बात ही मुझे समझ नहीं आ रही थी। हम इतने दिनों से साथ में हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो मैंने भी हाँ कर दिया। तुम दोनों ने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? मैंने ठीक किया ना? दीप्ति और मैंने एक दूसरे की तरफ शॉकिंग नजर से देखा। दो दिल एक साथ टूट रहे थे, पर चेहरे पे हमने दर्द दिखने नहीं दिया। जहां मेरी, प्रज्ञा और दीप्ति दर्पण की जोड़ी की बात चल रही थी, वहां दर्पण और प्रज्ञा का सेट बन गया। हमने अपना प्रपोजल पोस्टपोन किया था कि ट्रिप का माहौल खराब ना हो, पर यहाँ तो अंदर का ही माहौल बर्बाद हो गया। पर यह अचानक हुआ कैसे? हमें तो भनक भी नहीं थी, लेकिन अब समझ आ रहा था दर्पण के मुंह से प्रज्ञा के लिए इतनी बातें क्यों निकल रही थी। वहां प्रज्ञा सारी कहानी खुश होकर सुना रही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और दीप्ति और मैं सुध बुध खोए बस यही सोचे जा रहे थे कि अचानक ये कैसे हुआ। मैं दीप्ति का दर्द समझ सकता था और वो मेरा, क्योंकि हम दोनों भी एक ही हाल से गुजर रहे थे। चाय भी ठंडी होने को आई, पर उसे हम घोटते कैसे, पहले ये हालात ही समझने की कोशिश कर रहे थे। वहीं से भागता भागता दर्पण आया और प्रज्ञा के साथ बैठ गया। हम फ्रेंड से कपल हो गए हैं अब, उसने हंसते हंसते हमसे कहा। दीप्ति और मैं कुछ बोलते नहीं तो अजीब लगता, तो हमने भी एक्साइटेड होकर अपनी खुशी जता दी। दीप्ति तो लग रहा था रो ही देगी, पर कैसे भी करके तब सिचुएशन संभाल ली। तभी दर्पण ने कहा, अरे चाय तो पूरी ठंडी हो गई, हम दूसरी लेकर आते हैं, चल प्रज्ञा। फिर वो और प्रज्ञा चले गए। मैंने और दीप्ति ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस हम दोनों एक दूसरे को भरी हुई आंखों से देख रहे थे। अब क्या कर सकते थे हम? कुछ नहीं, तो मुस्कुरा दिया। सोचा कुछ और ही था, पर जो होना था वो तो हो ही गया।